अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ही आपके बच्चों के कत्ल करने लगे तो फिर उम्मीदें किससे रखी जाएं। आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने एक ऐसे ही केस की दास्तान रखने जा रही है जिसमें एक ही घर के 3 बच्चों को कत्ल किया गया और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के अहलकार थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? इस केस की इब्तदा उन बच्चों की मां ने की और मां केस लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन 5 से 6 साल का अरसा गुजर गया और वो केस वहीं का वहीं पड़ा रहा। आज मुजरिम कौन की टीम उस तमाम तर केस की हकायक और पस मंजर आपके सामने रखेगी प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम ज़िला कचहरी फैसलाबाद में मौजूद है और यहाँ पे हमारे साथ तारिक साहब मौजूद हैं। अरसा दराज से अदालतों के धक्के खा रहे हैं, थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और जैसा कि हमने इंट्रो में बताया था कि इनके 2 बेटे जो हैं वो कत्ल हुए और कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे ही कानून नाफिज करने वाले इदारों में जो सबसे नामवर पंजाब पुलिस है उसी के 2 अहलकार थे जिन्होंने एक फेक इनकाउंटर में इनके बच्चों को कत्ल कर दिया था मुबैना तौर पे। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस की पैरवी पहले इन बच्चों की मां करती रही थी और अब ये उसी केस की पैरवी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जो CPO साहब हैं वो सुहेल साहब हैं और सुहेल साहब ने इस सारे केस में क्या कारकर्दगी दिखाई है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ तारिक साहब जो हैं वो आज तक जो धक्के खा रहे हैं ज़िला कचहरी के और थानों के और अदालतों के, और अब तक जो है वो केस पेंडिंग चला आ रहा है, उसके कोई ख़ास नताइज सामने नहीं आए, वो तमाम तर हम आपके सामने रखेंगे। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम शुरू से जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या था। तारिक साहब, कितने अरसे से आप फैसलाबाद में ही मुकीम हैं? इधर के बचपन में फैसलाबाद की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो 2 बेटे हैं वो काम उस वक्त क्या करते थे 2015 में? एक काम करता था, बड़ा जो सहेल है ना वो काम करता था कबाड़ का, तो रेडी पे कबाड़ लेता था। अच्छा। तो छोटा है जो शाहजेब वो मोटर मार्केट में काम करता था। ठीक है। ये ऐसी बड़ी मोटरें 3 फीस मोटरें ना मिलों वाली, वो काम करता था। ठीक है। अच्छा, इन 2 बच्चों के अलावा आपके और बेटे या बेटियां हैं? जी है। कितने हैं? मेरे 5 बेटे थे। अच्छा। और 5 बेटियां थी। तो अब आपके 3 बेटे हैं? अब 2 बेटे हैं। तीसरा किधर है? तीसरा वो माँ के साथ वो भी होत हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि काम शाम वो अपना कर रहे थे, तो ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया, ये वाकया ज़रा बताएं। ये इधर हमारी दुश्मनी है ना फैसलाबाद में। अच्छा। 1962 की तुरी चली आ रही है हमारे। वो क्या दुश्मनी क्या है? ये हमारे कत्लों की दुश्मनी है इधर। अच्छा। हमारे बड़ों से वो आ रही है। तो बस यही मसला था। वो ज़िबा खाने आड़त, अच्छा, हमारी मलकियत जगह है। अभी भी उन्होंने कब्जा जो फैसलाबाद का ज़िबा खाना। हाँ, ये फैसला, ये जो नड़ वाला चौक है। हाँ, ठीक। अभी भी वो जगह हमारी रजिस्ट्री शुदा है। अच्छा। अभी भी कब्जा उन्होंने किया है मुखालफों ने। बस उन्होंने पैसे दे के पुलिस को होते ये मेरे बेटे मर्डर करवा दिए। उस वक्त कौन था SHO, कोई याद है? वो SHO मान नदीम अंजम था। अच्छा। और उनके साथ इरम शाह और खलील कुमन और ये मलक मोहम्मद अली। ठीक है। वो थे 4 SHO थे और उनके साथ जफरमान कांस्टेबल वो उनके साथ। अच्छा, तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये आपको यकीन कैसे हुआ कि ये आपके जो मुखालफीन हैं उन्होंने ही पुलिस को पैसे दिए हैं और उन्होंने ही एनकाउंटर करवाया है? ये किस तरह से पता चला आपको? ये हम भी शहर में बैठे हुए हैं, दुश्मनी इतनी देर से लेकर चल रहे हैं ना, इतनी तो सूझबूझ है ना हमें। अच्छा, तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि बाद में आपको यकीन हो गया कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये फेक हुआ है, उसके बाद आपने पहला स्टेप जो था, इनकी वालदा थी तो उन्होंने लिया, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी और उस बिल्कुल मेरी वाइफ ने उन्होंने तो क्या हुआ फिर वो उस एप्लीकेशन पे किसको दी थी एप्लीकेशन? सेशन जज साहब को बड़े को दी थी। अच्छा। उन्होंने वो राणे राशिद इलाका मजिस्ट्रेट थे, उनके इंक्वायरी लगा दी। ठीक है। तो फिर उन्होंने ये इंक्वायरी की है, 9-10 महीने चली थी। ठीक है। जुडिशियल इंक्वायरी की है, उसके बाद 9-10 महीने के बाद उन्होंने फिर
ये लिख दिया कि ये जाली पुलिस मुकाबला किया गया है। ठीक है। उन्होंने लिख के ये बड़े सेशन को भेज दिया है। ठीक है। उन्होंने ये पर्चे के आर्डर दे दिए, भाई सीपीओ को लिख दिया भाई ये पर्चा दें। उसके बाद इन्होंने फिर मार नदीम अंजम ने इन्होंने स्टे ले लिया इधर से। स्टे लेके तो वो 4 साल तकरीबन स्टे चला है। अब वो स्टे ख़त्म हो चुका, तो फिर हमने ये दोबारा अभी सेशन जज राना मकसूद साहब को एप्लीकेशन दी कि हमारे अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने भी ये फैसला दे दिया, सीपीओ साहब को लिख दिया कि ये आप इनकी, लेकिन अभी तक जो सीपीओ साहब हैं वो कुछ भी नहीं कर, कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा। हमने दरखास्तें भी दी हैं, वो उन्होंने उठा के ये भेज दिए जी एसपी इकबाल टाउन के पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी वाइफ हैं जी, वो अब कहाँ पे हैं? वो तो फोत हो चुके हैं। कब फोत हुई थी वो? ये 2017 में। तो वो ये केस लड़ते लड़ते ही? केस लड़ते लड़ते ही बस यही, वो भी जी इन्होंने ही पैसे पूसे दे के ना, क्योंकि ये उनको पता था भाई ये केस लड़ रही है और केस जीता भी है, उनको पता था हमारा ये रास्ता लेगी, बस पैसे पूसे दे के ऐसे मरवा दिया उनको। एक मेरा बेटा, एक बेटा मेरा तकरीबन 18 साल का था, तो और मेरी वाइफ, दोनों का उनका मर्डर हो गया सादकाबाद। अच्छा, सादकाबाद में मर्डर हो गया उनका भी? उनका मर्डर हो गया। मतलब आपको ये लगता है कि इसी चक्कर में वो वहाँ पे गए, वो मुदैया थी, उन्होंने मुदैया को बस मरवा दिया वहाँ? मरवा दिया, इधर पैसे पूछे। और उसके बाद फिर आपने इस केस को पकड़ लिया? जी मैंने पकड़ लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये आपके 2 बच्चे हैं, आप हैं, इस केस को आप कर रहे हैं, मुखालफिन इसका मतलब है ताकतवर हैं? बिल्कुल ताकतवर। तो अब आपकी जान को खतरा नहीं है? खतरा है। तो अब आप किस तरह से मतलब थाने की तैयारी में आते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं? अभी ये 2019 में मेरी बेटी फौत हुई है, मेरी वालदा फौत हुई है। अच्छा। मेरी वालदा का 1.25 महीने का ख़त्म था, तो उन्होंने पैसे दे के टारगेट किलर उनसे वो मेरे बहनोई को मरवा दिया। हमारे यहाँ मैं सोया हुआ था, लेटा हुआ था, 2 मिनट में उठ के गया, मेरा बहनोई उधर लेट गया। तो 11 बज के तकरीबन कोई 11:45 बजे के करीब टारगेट मोटरसाइकिल पे उनको मार दिया। अभी ये वो केस चल रहा है हमारा। तो आप अब अपनी जान की किस तरह से सेफ्टी रखते हैं? कोई तहफ़्फ़ुज़ है या इसी तरह बस चलते? बस अल्लाह के आसरे पे चल। तो अब आपने ये केस पकड़ लिया दोबारा से, उसी तरह से आप इसकी चले गए हैं सेशन कोर्ट के पास और उन्होंने डायरेक्शन दोबारा से दे दी है सीपीओ को कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब नहीं लगता आपको कि दोबारा से जो मुल्ज़िमान है वो? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, खतरा है, मुझे भी खतरा है। ठीक है। ये अच्छा, उनके साथ हो चुका तो मेरे साथ भी हो सकता है। ठीक है नाजरीन, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि आप देखें कि दास्तान ये है कि सबसे पहले उन 2 बेटों को मारा गया। एक पुरानी जो देरीना दुश्मनी चल रही थी इनकी को पुरानी, उस दुश्मनी की बुनियाद पे इनके 2 बेटों को कत्ल किया गया। और कत्ल किस तरह से किया गया कि जी एक फ़ेक इनकाउंटर, ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ की अदालत ने कहा, ये मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसने ये लिख के दे दिया कि ये जो इनकाउंटर था ये फ़ेक था, ये बोगस था, ये जाली था। इसमें जो लड़के मारे गए हैं वो कत्ल हुए हैं और जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन क्या होगा? मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जाली इनकाउंटर किया तो उसकी सज़ा वो कत्ल की ही सज़ा है। तो जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके खिलाफ कत्ल का ही पर्चा होगा और उनको उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने, इनकी जो वालदा थी बच्चों की, उन्होंने इस केस को लेके चली। जब वो उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उन्होंने उस जुडिशल इंक्वायरी में लिख दिया कि ये जाली था। उसके बाद वो सेशन कोर्ट के पास चला गया, वहाँ पे निगरानी में आ गया ये केस और उसके बाद ये 4 साल इसको घसीटते रहे। यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़िला कचहरी में जहाँ पे बहुत अच्छे वकील हैं, वहाँ पे ऐसे वकील भी पाए जाते हैं जो सिर्फ फीस ही इस मकसद के लिए लेते हैं कि केस को पेंडिंग किया जाए, उसको डिले में रखा जाए ताकि उसका कोई फ्रूटफुल जो फैसला है वो आ ही ना सके। तो इस तरह से 4 साल तक ये केस जो है वो चलता रहा और इसी दौरान जो इन बच्चों की वालिदा हैं उनको भी कत्ल करवा दिया गया सादकाबाद में। अब वो किसने कत्ल करवाया, ये भी एक ऑब्वियस सी थिंग थी कि जिन्होंने पहले कत्ल करवाया था उनके मुकदमे में इनकी वालदा जो थी बच्चों की वो मुदैया थी, उन्होंने मुदैया को भी मरवा दिया।
अब आ गई बारी इनकी, ये दोबारा आए, इन्होंने इस केस को पकड़ा और इन्होंने अब ये इस केस को लेके चल रहे हैं। अब ये दोबारा सेशन कोर्ट के पास गए, उन्होंने दोबारा से सीपीओ को डायरेक्शन दी। ऐसा है कि पहले भी सीपीओ साहब को डायरेक्शन दी गई थी कि तब सीपीओ साहब ऑब्वियस सी बात है वो ये नहीं थे, तब सीपीओ साहब कोई और होंगे, लेकिन अब जब दोबारा आया तो दोबारा सीपीओ को डायरेक्शन दी गई कि इन जो अहलकार हैं, ये जो आपकी पंजाब पुलिस के जो अभी भी जो हैं वो वर्दियों में हैं, ऑन जॉब हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन स्टिल अभी तक जो सुहेल चौधरी साहब हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हम बारहा कहते हैं कि अपने महकमे के ऊपर सबसे पहले आंख रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि आपके एसएचओज, आपके इंस्पेक्टर्स, आपके सब इंस्पेक्टर्स, आपके तफ्तीशी किस तरह से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, किस तरह से उनके केसेस को ख़राब करते हैं, किस तरह से आपके यहाँ जो रिश्वत का बाज़ार है वो गर्म है, किस तरह से पैसे के बगैर एक कदम नहीं वो उठाते। और जितना भी बड़ा जुल्म हुआ हो, बेशक किसी की बेटी को कोई उठा के ले गया हो, इसके बावजूद वो किसी भी केस में एक फ़ाइल को फिल करने तक के लिए वो पैसे ज़रूर लेते हैं। ये हमारी सूरत हाल एक जनरल है, मैंने किसी ख़ास एसएचओ या किसी ख़ास इंस्पेक्टर का नाम नहीं लिया, ये एक ख़ास तासुर है, ये एक ख़ास तरीक़ाकार है जो पुलिस डील करती है। इवन के अगर यहाँ पे किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए और उसको सुपुर्दारी के लिए, रिपोर्ट के लिए जाना पड़े, तो वहाँ पे उसको तफ्तीशी को पैसे देने पड़ते हैं। वो 2 लाइनें पैसे लिए बगैर नहीं लिखता। ये सुहेल चौधरी साहब के अंडर जो महकमा इस वक्त फैसलाबाद में काम कर रहा है उसकी ये सूरत हाल है। और तारिक साहब यहाँ पे एक ऐसी मिसाल है यहाँ पे कि एक अरसा दराज हो चुका है ये थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। आप इनकी ज़ाहिरी हालत देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने 3 बेटे खो चुके हैं और अपनी एक वाइफ खो चुके हैं जो कत्ल हुए हैं सरासर। और अब ये बैठे हुए हैं अपनी जान दांव पे रख के। और आपको आमतौर पे आप देखते हैं कि हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम घर में चले जाते हैं किसी भी विक्टिम के, लेकिन इनको अपने घर में भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इनके बेटों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इनको ये लगता था कि घर जाएंगे तो वहाँ पे शायद कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए या कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल ना पेश आ जाए कि जिसकी वजह से हमें भागना पड़े वहाँ से। तो इन्होंने जो सेफ़ जगह थी, हमारे यहाँ कचहरियों में जो वकला हज़रात के चैम्बर्स होते हैं वो महफूज तरीन तसव्वुर किए जाते हैं। यहाँ पे इश्तिहारियों की भी पहुँच नहीं होती, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पे इस चैम्बर का इंतखाब किया कि यहाँ पे मैं बैठ के अपनी बात कर सकता हूँ। लेकिन सूरत हाल जो थी वो हमने आपके सामने रखी है। तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि ये केस आप लेके चल रहे हैं, आपको उम्मीद है कि जो हमारे सीपीओ साहब हैं ये आपके हक में कुछ करेंगे, ये अहलकार जो हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ये पहले भी मैंने न्यूज़ पे यही अपील की थी और अपने वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, आईजी पंजाब से, तो अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन तो अब वो आपके 3 बेटे थे और 2 तो अच्छे खासे उम्रों वाले हो चुके थे, एक तो जवान था, तो अब आपको याद आते हैं वो? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। और आपकी वाइफ जो इस केस के अंदर ही, इस केस को लड़ते लड़ते ही वो, अब अगर फॉर एग्जांपल इंसाफ देने वाले इदारे आपको इंसाफ नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत में अगर आपको मौका मिलता है, मतलब इंसाफ देने वाले इदारे तो इंसाफ नहीं दे रहे, लेकिन आपके अंदर बदले की आग जागती है? बिल्कुल जागती है, क्यों नहीं। लेकिन आप बेबस हैं इस वक्त। बेबस है, क्या करें। अब यही नहीं सुन रहे तो और कौन सुनेगा। इनसे आगे तो और कोई नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, आईजी पंजाब है, ये वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, कोई नहीं सुना और कौन सुनेगा। इससे आगे कौन सुनेगा हमारा। ये नाजरीन एक और जो अलमिया है हमारा वो ये है कि आपने देखा इनकी बेबसी का आलम, और वो बेबसी का आलम इनकी आंखों से आपको झलकता हुआ नज़र आ रहा है कि जब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंसाफ नाफिज करने वाले जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ नहीं दे पाते साल तक, तो फिर इस तरह के लोग जिनके पास अपनी जान के अलावा बचा ही कुछ नहीं होता, वो अपनी जान लेके निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि हम तो बदला लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे बेशतर ऐसे वाक़यात हैं जो सिर्फ बदले की आग में हुए हैं। अगर
उन विक्टिम्स को सही तरीके से इंसाफ मिल जाता तो वो भी बंदूक ना उठाते, वो भी असलहा ना उठाते, वो अपने प्यारों के कातलों को मारने के लिए ना निकलते। आज तारिक साहब बेबस हैं, तारिक साहब कुछ कर नहीं सकते। तारिक साहब के बाद खुदा के बाद जो आसरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ CPO साहब का है, पुलिस का है, इनका ही आसरा है, इसके अलावा इनका आसरा कोई नहीं है। इस वजह से ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ की अदालतें इनको इंसाफ दें या ना दें, एक ऊपर खुदा की अदालत भी है, उसके सामने भी एक दिन सबको पेश होना है। लेकिन जिनका भी कत्ल किए गए हैं, इनके बच्चों के, इनकी वाइफ के, तो उनका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि एक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है और इनके 3 बच्चे कत्ल हुए हैं। हमने सोचा था कि इनसे हम बात करेंगे, इसके अलावा इनके अलावा किसी और से बात करेंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि इनके अलावा कोई और है ही नहीं इनके साथ बात करने वाला। ये अकेले हैं जिनकी हमने बात आपके सामने रखनी थी कि यही सिर्फ केस लड़ रहे हैं, यही अदालतों में आते हैं, यही कोर्ट्स में चक्कर लगाते हैं और यही अपनी जान हथेली पे रखे हुए हैं। और बाकी जो इनके 2 बेटे हैं, उनका अपना घर बार है, वो उनको भी ये ख़तरे में नहीं डालना चाहते कि मेरी ज़िंदगी अगर ख़तरे में है तो उनको एक साइड पे रखा जाए। तो ये पूरी तरह से इस केस की पैरवी कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। हमने इनके बाद ये फ़ैसला किया कि हम इनके वकील से बात करें और उनसे जानें कि आखिर केस में इतनी ताख़ीर क्यों है, केस में हुआ क्या है, आपने कब इनका केस जो है वो टेक ओवर किया था और कब से आप इनके केस में अदालतों में जा रहे हैं और उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। और अगर हमारी अदालतें महकमों को लेके इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि CPO साहब जो हैं वो इन अहलकारों के ख़िलाफ़, जिन्होंने फेक इनकाउंटर में इनके बच्चे मार दिए हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो फिर हमारी सेशन कोर्ट जो है उसकी वक़्त क्या रह जाती है, उसकी वैल्यू क्या रह जाती है। ये तमाम तर सवालात हम इनके वकील से करेंगे और फिर हम मज़ीद जानेंगे कि इस केस में मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं जो तारिक साहब अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सके। नाज़रीन, इस केस के हवाले से हम यहाँ पे ज़िला कचहरी में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नासिर हबीब साहब, इस केस के वकील हैं और तारिक साहब के केस को ये लेके चल रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी और अब ये कहाँ पे चल रही है। अच्छा नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये केस आपके पास आया किस तरह से, कैसे पता चला आपको कि इस बंदे के साथ जुल्म हुआ? जी, मैं चौधरी नासिर हबीब एडवोकेट, सदर पैट लॉयर्स फैसलाबाद डिवीज़न। मेरे पास पूरी डिवीज़न की ज़िम्मेदारी है जिसमें हमारी पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक, लॉयर्स विंग और मनहाजुल कुरान लॉयर्स विंग, ठीक है, इन दोनों की ज़िम्मेदारी है, पूरी डिविजनल ज़िम्मेदारी है मेरे पास। और हम तकरीबन कोई हमारी जो टीम है वो 200 से ऊपर तादाद है हमारी वकला की फैसलाबाद डिवीज़न में। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के जो तकरीबन 4000 से ऊपर वकला हैं पूरे पंजाब में। ठीक। तो ये हम, आपको पता ही है कि बाबा जी की तरबियत में ये शामिल है कि हमने जब भी कोई इशू लिया है ह्यूमन राइट्स पे, हमने उसको फिर कंप्लीट किया है। और ये बीबी जो है, इसके 2 बच्चे जो हैं वो मर्डर किए गए थे। एक और लड़का था उधर हिरासत में, अलीम, वो सरगोदा से बिलोंग करता था, उसको भी साथ ही इन्होंने वो इनकाउंटर किया उधर रिसाले ले जाके समनाबाद कॉलेज वाले रोड। तो ये बीबी एहतजाज कर रही थी इधर ज़िला कौंसिल चौक में, क्योंकि तकरीबन यहाँ पे एहतजाज होता रहता है। ठीक। लोग आवाम आहबका करती रहती है, अदारों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वहाँ फिर हमने देखा वो बीबी जो है बड़ी बेसर सामानी की हालत में, लोगों के एहतजाज में चलो 10, 20, 50 लोग होते हैं, वो बेचारी अकेली एहतजाज कर रही थी और पंफलेट उठाई खड़ी थी कि मेरे बच्चों को नाहक कत्ल किया गया, मुझे इंसाफ दिया जाए। मामला ये है कि यहाँ पे हमारी सिस्टम ऐसा हो चुका है कि यहाँ पे अगर जस्टिस मिलती है वो भी मैकेनिकल जस्टिस मिलती है। अदालतें कानून और इंसाफ के लिए बनाई गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है कि हमने क्या करना है, कानून और इंसाफ दोनों को साथ लेके चलना। अच्छे जज का और अच्छे एडवोकेट का ये काम है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जब कानून और इंसाफ तसादम में आ जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छे जज का और अच्छे एडवोकेट का ये काम है कि वो कानून को घसीट के इंसाफ की दहलीज़ पे लेके आए।
ये ना हो कि वो सिर्फ कानून को ही देखते हुए मैकेनिकल जस्टिस फराहम कर दे और इंसाफ जो है वो रोता रह जाए। अब इसके लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अभी 7 रुकनी बेंच का भी फ़ैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। अब ना 9 बंदे 9 जस्टिस बैठे हैं और वो फ़ैसला जो है वापस हो। जो बंदा जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, आवाम जिस करब से और तकलीफ़ से इस सिस्टम की वजह से गुज़र रही है, ये वो लोग ही जान सकते हैं जो इस प्रोसीजर से गुज़रें। अब 7 रुकनी बेंच ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि सेकंड एफआईआर नहीं हो सकती। अब अगर पुलिस कोई गलत एफआईआर दे देती है तो फिर आप कहाँ जाके टक्कर मारोगे? आपके पास तो सिर्फ अल्लाह का आसरा रह गया। इस सिस्टम ने तो आपको बिल्कुल किक आउट कर दिया। अब सेकंड एफआईआर हो नहीं सकती, बंदा कहाँ जाए? क्योंकि वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया है, उसका जो फ़ैसला आ जाएगा तो उसके बाद फिर इसकी सपोर्ट लेती है ये पुलिस। अब एक पुलिस गलत इनकाउंटर करती है और एफआईआर दे देती है, आप दूसरी एफआईआर के लिए धक्के खाते हो, नहीं होगी आपकी एफआईआर। ऊपर से लॉ ऐसे बन रहे हैं। हमने लॉ बनाने हैं लोगों की तकालीफ़ को, लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रख के। कानून जो है वो सहूलत देने के लिए होता है, ये नहीं कि वो कानून ही इंसाफ की राह में रुकावट बन जाए। अब सूरत हाल ये है कि जब इस बीबी को हमने वहाँ से देखा, बेचारी को आहो बका करते, हम इसे लेके फौरी तौर पे अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे। हमारे दोस्त थे, हमारे साथ ही काम करते थे, शेख शहजाद साहब एडिशनल सेशन जब इस वक्त फैसलाबाद तैनात हैं, वो उस वक्त डीडीपीपी थे। ये बात डिस्कस हुई हमारे चैम्बर में। उन्होंने कहा जी मैं दरख्वास्त लिखता, मैंने दरख्वास्त लिखी, मैंने मिल के दरख्वास्त लिखी। हमने वो दरख्वास्त जस्टिस ऑफ पीस फैसलाबाद के जो सेशन जज साहब हैं उस वक्त के, आबद हुसैन कुरैशी साहब, उनको दे दी और एड्रेस किया एज ए चेयरमैन ह्यूमन राइट्स, क्योंकि इनके पास चेयरमैन ह्यूमन राइट्स का भी होता है। अच्छा, वो दरख्वास्त जो है वो थोड़े से आर्गूमेंट्स के बाद वो मंजूर हो गई। ये अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे। आबद हुसैन कुरैशी साहब ने ये पहला बारिश का कतरा बने, उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसको लेते हुए इंसानी हमदर्दी के तहत इसकी जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल मजिस्ट्रेट थे राना राशिद अली ख़ान साहब। ये जो उन्होंने जो सेशन जज साहब हैं, उन्होंने मंजूरी किस चीज़ की दी थी, क्या लिखा था उन्होंने उस दरख्वास्त को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद एक जुडिशल इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करवाने के लिए अहकामात जारी कर दिए, और जो उस वक़्त के जुडिशल मजिस्ट्रेट थे राना राशिद अली ख़ान साहब, दफ़ा 3 के वो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, उनको ये सौंप दी गई कि इस जाली पुलिस मुकाबले की जो है आपने इंक्वायरी करनी है और जुडिशल इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट मुझे देनी है। ये इंक्वायरी तकरीबन कोई 8 माह चली। राना राशिद अली ख़ान साहब वहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हुई, सारे आए, वहाँ पे सारा वो चलता रहा। 8 महीने की तगो दो के बाद और उसकी प्रोसीडिंग्स के बाद राना राशिद अली ख़ान साहब इस नतीजे पर पहुँचे और उन्होंने वो फ़ैसले में साफ लिखा दैट पुलिस इनकाउंटर वाज फेक एंड फैक्टिशियस। और ये रिपोर्ट जो है ये हमारे लिए बड़ी ही ज़्यादा राह बनी। वो जुडिशल रिपोर्ट जो थी इंक्वायरी की, जुडिशल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट थी, वो हम लेके दोबारा वो सेशन जज साहब के पास आ गए कि आपने ये तफवीज़ की थी जुडिशल इंक्वायरी, इसमें ये कंक्लूजन आ गया। वो कंक्लूजन को देखते हुए वहाँ पे आबद हुसैन कुरैशी साहब ने सीपीओ, उस वक़्त के जो सीपीओ थे, उनको एक लेटर डाला। उसमें कहा कि इन पुलिस ऑफिसर को, जिसमें मार नदीम अंजम था जो इस वक्त मर्डर हो चुका है, रियाज़ अहमद था सब इंस्पेक्टर, ज़फ़र ज़मान था सब इंस्पेक्टर, इरम रज़ा शाह था ये भी सब इंस्पेक्टर था, साहब का SHO भी है, खलील घुम्मन था ये भी, इरम रज़ा शाह पेट्रोलिंग में है इस वक्त, और खलील घुम्मन था ये बाहर बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है। ये सारों पे एक्शन लेने के लिए कहा। और इसके साथ जो इनकी टीम में थे, फरहान खान कांस्टेबल था, ज़हीर आलम कांस्टेबल था, तारक महमूद कांस्टेबल था, नियामत अली कांस्टेबल था, शहजाद अहमद कांस्टेबल था। इन सब के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए सेशन जज साहब ने CPO साहब को लेटर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि नासिर साहब, ये एक्शन से जो सेशन कोर्ट है उसकी मुराद क्या थी? क्या वो FIR के बारे में कहना चाहते थे? क्या वो इनको नौकरियों से मुअत्तल करके इनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई करने के लिए कह रहे थे, इनको नौकरियों से बर्खास्त करना चाहते थे? ओवरऑल उस एक्शन से क्या मुराद ली जाती थी? कि ये भी तो देखा जा रहा है ना कि CPO साहब ने बाद में किए ही कुछ नहीं जी। उस वक्त से लेके आज तक जो है वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ। कई CPO आए, कई चले गए,
लेकिन ये जो मसला है ये वहीं का वहीं रहा। तो इस एक्शन से एक्चुअली मुराद क्या थी कि जिसके बारे में हुआ ही कुछ नहीं बाद में? जी, एक्शन सबसे पहले ये है कि जुडिशल इंक्वायरी होती है, उसमें फाइंडिंग आती है। जैसे हमारे सानिया मॉडल टाउन हुआ, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई जो अली बाकर नजफी साहब ने दी। उसके बाद अब मसला ये है कि ये सिस्टम जो हमारा है इतना ख़राब है, आप उस पर एक्ट अपॉन नहीं करवा सकते। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैंने ये इमरान खान साहब को पास बिठा के ये बात की थी कि जब तक न बदलोगे ये बोसीदा निज़ाम, जब तक न बदलोगे ये बोसीदा निज़ाम, कुछ भी ना बदल पाएगा, 100 बार भी बदलो। हमारे पास ये फाइलें रह जाती हैं, ये मिसलें रह जाती हैं, लोग कब्रों में चले जाते हैं। ये इनको CPO साहब को चाहिए था, चाहे ये इनके पेटी भाई हैं, उन पे एक्शन लेते, इनको नौकरियों से बर्खास्त करते। हमारे रौला ये है कि सिर्फ अपने ऑफिस को चलाने के लिए CPO साहब क्या करते हैं कि सब इंस्पेक्टर को SHO लगाते हैं। आप जाएं सारे अपने शहर के थाने ये देख लें, बल्कि पूरे पंजाब के थाने कानूनी तौर पे सब इंस्पेक्टर जो है वो सब इंस्पेक्टर SHO नहीं लग सकता। 3 फूलों वाला जो है वो SHO इंस्पेक्टर जो है, फुल इंस्पेक्टर जो है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन का ऑफिसर लग सकता है। ये सब इंस्पेक्टर को इसलिए लगाते हैं कि इनसे अपने फ़ायदे लेने होते हैं। उनसे सुबह उनको लगाते हैं, रात उतार देते हैं, रात लगाते हैं, सुबह उतार देते हैं। उनको अपनी मोम की गुड़िया बना के रखते हैं सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर्स आगे से क्या करते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाते हैं। वो क्या उठाते हैं, वो टारगेट किलर बन जाते हैं। मेरी बात ये याद रखिएगा, पूरा पाकिस्तान सुन ले, जब असल पुलिस मुकाबला होता है तो पुलिस मरती है, और जब जाली फेक इनकाउंटर होता है तो अवाम मरती है। और आप पूरे जितने भी इन्होंने जाली पुलिस मुकाबले किए हैं आज तक, सबकी फाइलें निकलवा के देख लें, उन पे कमीशन बना के देख लें, उन पे इंक्वायरी करवा के देख लें, उन पे जुडिशल इंक्वायरियाँ करवा के, आपको 100 में से 90, बल्कि 90 से भी प्लस आपको वो मिलेंगे जो फेक इनकाउंटर हैं, फेक एंड फिक्टिशियस, जस्ट फ्रेम द इनकाउंटर और अवाम को मारते हैं। उस लेटर के पहुंचने के बाद तारिक साहब या आप दोबारा CPO साहब के पास पेश हुए कि जी आपके पास एक लेटर आया था, अगर आपको याद हो, वो कहीं आपने दराज में फेंक दिया, कहीं रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, वो कहाँ है? आपने उन अहलकारों के खिलाफ क्या किया जो बंदे मारते फिर रहे? अच्छा, एक फ़िक्रा होता है अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है, ये CPO कहता है अकॉर्डेंस, इस तरह के इन फिक्रों का सहारा लिया जाता है। बस वो बेचारी आवाम को क्या पता है कि ये जो ऑफिसर इतनी पीक सीट पे बैठा है, ये हमारी दरख्वास्त पे जो लिख रहा है, ये क्या मेला फाइडी लिख रहा है, क्या मुनाफकत लिख रहा है। वो बेचारे कहते हैं हम दरख्वास्त लेके CPO के पास गए, हमें उसने अलाउ कर, हमें लिख दिया। लेकिन वो जब जो टेक्निकल लोग हैं, जो इस सिस्टम को समझते हैं, जो कानून के हैं, वो जब पढ़ते हैं वो कहते हैं उसने कुछ भी नहीं किया। आप घंटा लाइन में लग के आप CPO के ऑफिस तक पहुँचे, उसकी सीट तक पहुँचे, आपने दरख्वास्त पेश की, उसने ऊपर से अपनी मुनाफकत करती वो मुनाफकाना फ़िक्रा लिख दिया, आप खुश हो के बाहर आ गए, लेकिन उसने किया तो कुछ नहीं। यही इसके साथ, तारिक के साथ हुआ। आप देखें 18 अगस्त 2015 को ये जाली पुलिस मुकाबला होता है। समनाबाद रोड पे जो रसाला रोड है, वहाँ पे ले जाके 2 बंदे, इसके 2 बेटे शाहजेब और सुहेल, इन दोनों को मर्डर कर दिया जाता है। और तीसरा एक साथ ही हिरासत में था लड़का अलीम, वो सरगोदा से बिलोंग करता है, उसका बाप भी पता नहीं बेचारा धक्के खाता कहाँ चला गया होगा। तो वो तीनों को इन्होंने वहाँ जाके मार दिया। ये 18 अगस्त 2015 को मारते हैं 8:45 पौने 9 बजे। उसके बाद जो जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी जाती है वो 16 सितंबर 2015 को दी जाती है। 16 सितंबर 2015 में ये जुडिशल इंक्वायरी सौंप दी जाती है राना राशिद अली खान साहब को। राना राशिद अली खान साहब 8 महीने इसको कंडक्ट करने के बाद 21 मई 2016 को ये कंक्लूड करते हैं और कंक्लूजन में लिखते हैं कि दैट इनकाउंटर वाज फेक एंड फिक्टिशियस। अब उस पे सेशन जज साहब के पास वो जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती है। सेशन जज साहब उस पे एक्शन लेते हैं 2 जून 2016 को, और CPO उस वक्त के CPO को कहते हैं कि इस पे एक्ट अपॉन करो, इनको इन जो आपके पुलिस में काली बेड़े हैं इनको सज़ा दो, इन पे एक्शन लो। अब क्या होता है कि उसमें एक रौला ये है कि ये ज़ाहिर है कि पुलिस जो है, उस पुलिस के कुछ टाउट लोग मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो वो एक निगरानी जो बनती भी नहीं थी, क्योंकि जो जुडिशल इंक्वायरी होती है उसके ऊपर आप निगरानी नहीं दायर कर सकते।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है, इसके ऊपर ये लाई नहीं करती थी निगरानी। क्रिमिनल रिवीजन जो है फौजदारी निगरानी लाई नहीं करती। लेकिन एक हमारे बहुत ही यहाँ के असर रसूख वाले वकील थी, वो एडमिट करवा गए। अब वो एडमिट रही, 4 साल ये उसके पीछे छुपे रहे, ये उस निगरानी के पीछे ये सारे पुलिस ऑफिशियल्स छुपे रहे और 4 साल ये ड्यूटियां भी करते रहे। ये सबसे बड़े दुख की बात है। ये शर्म आनी चाहिए हमारे एग्जेक्टिव्स को, जिसमें आरपीओ है, सीपीओ है, आईजी साहिबान है। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि वो बंदे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और इस कानून को बेड़ा गर्क कर रहे हैं और आवाम को जो है वो तिया पाछा कर रहे हैं, इनको दोबारा स्टेशंस देना क्यों? ये एक तरफ ये क्रिमिनल एक्टिविटी में गिल्टी करार दिए जा चुके हैं, ऊपर से ये एसएचओ भी हैं, ऊपर से ये जॉब्स भी कर रहे हैं। जब ये सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड तो एक ड्रामा है, ये फॉर द टाइम बीइंग उनको पुलिस लाइंस में भेजते हैं, एक साइड पे कर देते हैं। उसके बाद फिर वो कहीं थाने का एसएचओ लगा होता है। ये इतना बड़ा ड्रॉबैक है सिस्टम का, एक तो सब इंस्पेक्टर का एसएचओ लगना और दूसरा इनको सस्पेंड करना। ये ड्रामा है जो आवाम के साथ होता है, जो कानून के साथ खिलवाड़ होता है। पुलिस आर्डर 2002 को क्या ये हमारी पंजाब पुलिस मानती? आज तक उसके ऊपर इन्होंने पुलिस आर्डर 2002 के तहत इन्होंने नौकरियां की हैं? कभी भी नहीं की। रोज़ वायोलेशन होती है। थाने का हमारा क्या हाल है? हम रिट पिटीशन करते हैं इधर, हम 22 से यकीन करें थानों में शाम में दुकानदारियां शुरू हो जाती हैं, शाम में 4 बजे वहाँ दुकानदारी शुरू हो जाती है। रिट में कमेंट्स तक वो है पैसे लेके लिखते हैं। अगर इस पार्टी ए पार्टी ने ज़्यादा पैसे दे दिए उनके हक में लिख दिया, अगर बी ने दे दिए तो उसके हक में लिख दिया, अगर दोनों ने दे दिए तो फिर क्या लिखना है? जैसा मुनासिब हुक्म सादर फरमाना, फिर कोई कंक्लूजन नहीं देना, फिर जज पे छोड़ देना। ये हमारे बहुत ही बुरे तरीके से हमारे सिस्टम को किडनैप किया है और कानून का खिलवाड़ कानून के नाम पे सुबह शाम हो रहा है। तो अब नासिर साहब मुझे ये बताएं कि अगर एक वकील खुद इंसाफ की नाकामी का रोना रोए और कहे कि जी ये तो निज़ाम ही ऐसा है, जैसे कि हमारे सारे वकाला हजरात जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तारीखें पेशी ली जाती है, किस तरह से केसेस को पेंडिंग किया जाता है, किस तरह से इनको डिले के साथ साल गुजारा जाता है और किस तरह से हम क्लाइंट्स के साथ भी किस तरह से डील करते हैं, ये सारा आप भी जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आप जैसे वकला जिन्होंने कोट पहने हुए हैं, अदालतों में बाकायदगी के साथ जाते हैं, केसेस लड़ते हैं, जब वो भी ये बात करते हैं कि इंसाफ नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, जो इंसाफ देने वाले इदारे जो हैं, उनका सिस्टम ही सरासर ख़राब है, तो फिर आवाम जो है वो किसकी तरफ देखेगी? और आप क्या समझते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए, इस केस का क्या होगा? ये आप देखें, आबद हुसैन कुरैशी साहब 21 मई 2016 को कहते हैं सीपीओ एक्शन लो। 21 मई 2016 से अगर देख लें तो जब फाइंडिंग आ गई, हर चीज़ आ गई, कंक्लूजन हो गया, उस वक़्त से अब 2021 आ गया, क्या कुछ हुआ? निगरानी दायर करके 4 साल उसके पीछे कैमोफ्लेज रहे, उसके पीछे छुपे रहे। अब निगरानी उसको भी मेरिट पे डिसाइड करा, 7 जजों से होती हुई, 7 जजों के पास मैंने ये जाके बहस की है। आप यकीन करें, ये मैंने केस भी जो है एफओसी लड़ा, फ्री ऑफ कास्ट लड़ा, और हर वकील जो है मुजाहिद नहीं बन सकता। हर बंदा आता है यहाँ रोटी कमाता है, अपनी लेके फीस चला गया। लेकिन ये काम किसने करने हैं? या तो सारे वकील मुजाहिद बने, इस सिस्टम से लड़ें। आधी कावश, आधी मेहनत हमारी, आधी थकावट तो इस सिस्टम से लड़ते गुजर जाती, तो आइए जो हमारी मेहनत है, जो हमारी तवानाई है, ज़ाया हो जाती है, बाकी आधी हमारी केस पे रहती है। ये सिस्टम हमें बार बार किक आउट करता है, हम बार बार इन होते हैं, फिर हमें किक आउट करता है, फिर हम इन होते हैं, तब जाके कहीं ये 6 साल का प्रोसीजर है जिसमें जाके हम विनिंग डाइस पे खड़े हैं। और वो बीबी जो इसको आगाज़ किया था, जिसने बेचारी ने, वो तो कब्रों में पड़ी। अब उसका हस्बैंड है जो वो अपने बाप जो है बच्चों का, वो इंसाफ के लिए लाइन में खड़ा है। अब सीपीओ साहब को क्या कहना चाहते हैं? अब देखें, ये 10 अब दोबारा हम निगरानी के खारिज होने के बाद हम सेशन जज जो मौजूदा है राना मसूद साहब, अल्लाह उनको जज़ा दे, उन्होंने कहा जो आबद हुसैन करे, क्योंकि मेरी अदालत का फैसला था, अदालत में 100 जज आ जाएँ, वो कमरे का फैसला होता है, उस कोर्ट रूम का फैसला, बिल्कुल उस पर एक्ट अपॉन करो। हमने अमल दरामद की रिट कर दी। वो दोबारा सीपीओ साहब को कहा गया, वहाँ पे ये पुलिस ऑफिशियल्स भी है जो अभी बचे हैं, वो आए, उन्होंने कहा जी आपके पास कोई अपडेट है, कोई इसके मज़ीद आपने को कहा? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी मैं फिर दोबारा वही जो आर्डर था आबद हुसैन कुरैशी का, मैं सीपीओ साहब को एक्शन लेने के लिए, उन्होंने फिर वो लेटर डाल दिया। अब वो लेटर 12/4/2021 को 12/4/2021 को उन्होंने ये लेटर डाला हुआ है, इसको डायरेक्शन दी हुई है सीपीओ को
लेकिन आज देख लें, आज मई जून आ गई, जून क्या शुरू हो। जून रिंगी इनकी। नाजरीन, नासिर हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ थे और इन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की है कि इस केस में चल क्या रहा है, इस केस में आज तक की कार्रवाई क्या हुई थी और उस कार्रवाई में अमल दरामद किस हद तक हुआ। पंजाब पुलिस के जो हुकाम हैं, आला हुकाम हैं, उनको सेशन जज की जानिब से जो डायरेक्शंस दी गई 2016 में, उनको 4 साल तक घसीटा गया निगरानी की मद में। उसके बाद जब उस निगरानी को खारिज किया गया तो फिर दोबारा से एक ऑर्डर जो है वो उन्होंने डायरेक्शन दी सेशन जज ने सीपीओ को, जो मौजूदा है सीट को उन्होंने डायरेक्शन देनी थी, सीट को उन्होंने डायरेक्शन दी। उसको भी 2 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो अफसोसनाक और आप ये कह लें कि लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वो 4 साल का गैप, 4 से 5 साल, जब वो फेक इनकाउंटर जो एक जुडिशल इंक्वायरी ने 8 माह की मेहनत के बाद डिसाइड करने के बाद बता दिया था कि ये इनकाउंटर फेक हुआ है, बंदे मारे गए हैं, ये कोई मुल्जिमान नहीं थे, ये मिल के किसी की दुश्मनी की मद में पैसे लेके बंदे मारे गए हैं। जब वो बता दिया गया कि ये फेक था तो उसके बाद 5 साल तक वो तमाम अहलकार अपने अपने स्टेशंस में लगे नौकरियां करते रहे, अपने अपने स्टेशंस में लगे लोगों के साथ खिलवाड़ करते रहे, उनके साथ जुल्म करते रहे और कुछ लोग जो उनको निगरानी कर रहे थे वो निगरानी चलती रही 4-5 साल और उसके बाद फिर दोबारा से सेशन कोर्ट में, यानी कि ये देख लीजिए कि एक ही अदालत में रहते हुए 5 साल हो गए उस एक ही डिसीजन को दोबारा करवाने के लिए। नाजरीन, कानून कोशिश ही नहीं करता कि इंसाफ किसी गरीब की दहलीज तक लाया जाए। आज का प्रोग्राम आपके सामने इसलिए पेश किया गया कि आपके सामने वो तमाम हकायक रखे जाएं कि यहाँ पे आने वाले गुरबा किस तरह से ज़िला कचहरी में धक्के खाते हैं, किस तरह वकला उनके लिए केस लड़ते हैं और किस तरह ये सारा सिस्टम उनके केस और इंसाफ के सामने आ जाता है। आज प्रोग्राम मुजरिम कौन में उन तमाम हकायक को आपके सामने रखा गया जिसमें एक ही घर के 3 जवान कत्ल हुए और उस केस को लड़ते लड़ते उनकी मां भी अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन देखना यह है कि मौजूदा सीपीओ सुहेल चौधरी साहब इसको सीरियस लेते हैं या नहीं और आने वाले वक्त में तारिक, जो कि बच्चों का बाप इस वक्त केस लड़ रहा है, उसको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। One 11, 110.